Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series जो कि है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स. ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, जल्दी फिनिश हो जाएगा. हमने बायोलॉजी सीरीज़ में कितनी यूनिट कवर्स कर ली हैं. पहली यूनिट दैट इज़ अ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. यूनिट फिफ्थ दैट इज़ अ ह्यूमन फिजियोलॉजी. इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट यूनिट करी है दैट इज़ अ यूनिट थर्ड दैट इज़ अ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसके अलावा अब हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं जिसका हमने पहला चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वो भी कंप्लीट कर लिया है. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो 1 2 3 4 पेजेस के बाद जाके समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है कैसे लिखा है. तो वो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है. उस चैप्टर में फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इवन यू कैन कमेंट मी ऑन अ यूट्यूब. अगर मैं आप लोगों का कमेंट जल्दी देखती हूँ तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. और बाकी अगर मुझे कोई और टॉपिक समझ में आएगा तो मैं उनके ऊपर टॉपिक सीरीज़ में वीडियो बना दूँगी. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. अगर हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो ताकि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मैं अभी इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बता रही हूँ कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक नीड होती है. ठीक है, और वो जो भी बेसिक नीड होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसी ही होती है. तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. इसके अलावा हमें वाटर और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. तो जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जब हम इन्हें अपनी डाइट में लेते हैं, लाइक जो हम प्रोटीन हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना ये कार्बोहाइड्रेट इसी फॉर्म में जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है. नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा किसमें? मोनोसेक्राइड में. ये सारा जो है ये अभी हमने पढ़ा था डाइजेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में. अगर हम यहीं पे फैट की बात करें तो जो फैट है दैट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज़ अ प्रोटीन, तो दैट विल बी गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के मिनरल्स की बात करेंगे कि वो कौन कौन से मिनरल होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. इसके बाद उनकी कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है प्लांट्स की. जो क्राइटेरिया है एसेंशियबिलिटी का वो हमने क्या रखा है कि कौन से प्लांट्स एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, कौन से बेनिफिशियल है. अगर वो एलिमेंट हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में अगर प्रेजेंट नहीं है तो उससे क्या डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो डेफिशिएंसी क्या सिम्टम शो करेगी. इसके बाद उन एसेंशियल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर जहाँ पे हम पहले हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इन 1860 में यहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट मिले थे जिनका नाम था दैट इज़ अ जूलियस वॉन सैक. 1860 में उन्होंने, जो कि एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो प्लांट है वो ग्रो कर सकता है, मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है बिना सॉइल के. ठीक है, किसमें? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में. मतलब अगर किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रख दो और उसमें सॉइल प्रेजेंट नहीं है तो वो प्लांट मैच्योर हो सकता है. उस टेक्निक को जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं किसमें? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, विदाउट द सॉइल, उस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं. ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इम्प्रोवाइज मेथड्स आए जो कि हमने डिटरमाइन किया कि कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी. तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जो प्लांट्स की रूट्स थी उनको क्या किया? इमर्ज कर दिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया, मतलब डाल दिया. उसके बाद हमने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करे, रिमूव भी करे और अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी दिए, और ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा जो मिनरल है वो प्लांट ग्रोथ के लिए
इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, हमें यहाँ से क्या पता चल गए, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। और अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे तो उनसे क्या क्या हमें डेफिशिएंसी देखने को मिली, ये भी हमने पता कर लिया। इसके बाद हाइड्रोपोनिक की ये जो टेक्निक है इसे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल्स का कमर्शियली। तो वो कौन कौन सी हाइड्रोपोनिक की टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ होती है, दैट इज़ इन अ टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड ल्यूटिस में यूज़ होती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है हमें उसे एक अच्छे से मस्ट बी एडुकेटली इरेटेड करना पड़ता है ताकि एक ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके। हवा भी देनी पड़ती है ताकि एक अच्छे से ग्रोथ हो सके, अगर हम हवा नहीं देंगे तो प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल हमारे कितने मिनरल्स डिस्कवर्ड हो सके हैं, दैट इज़ 105 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें से मोर देन 60 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट्स में कहाँ कहाँ मिलते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स स्पीशीज़ है बहुत सी ऐसी हैं जो सेलेनियम को एक्यूमुलेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी है जो गोल्ड को एक्यूमुलेट करती हैं। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जो न्यूक्लियर साइट के आसपास में देखा जा रहा है तो वहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी देखने को मिलेगा, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्शियम। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टेक्निक भी हमने करी है कि हम जिसमें पता कर सकते हैं कि मिनरल कितने से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कम से कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, दैट इज़ अ 10⁻⁸ ग्राम पर ml। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया। अब हमने कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल है कौन से नहीं है, इसके लिए हमने क्या क्राइटेरिया रखे थे, इसके लिए हमने 3 क्राइटेरिया रखे थे। पहली बात हमने ये देखा था कि जो भी एलिमेंट है वो नेसेसरी है नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है प्लांट की कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं है ना कि अगर वो प्लांट अगर एब्सेंट है, अगर वो एलिमेंट जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी रिप्रोडक्शन या ग्रोथ नहीं होगी। तो पहले एसेंशियबिलिटी का क्राइटेरिया हमने ये देखा कि एलिमेंट नेसेसरी होना चाहिए कि वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सके। दूसरा, हर एलिमेंट की एक अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसे हमने क्या बोला, दैट एलिमेंट शुड बी अ स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा एलिमेंट आया और उस एलिमेंट को रिप्लेस कर गया। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा एलिमेंट आया और उसने उस डेफिशिएंसी को रिकवर कर दिया। तो हर एलिमेंट जो होना चाहिए दैट शुड बी अ स्पेसिफिक। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। और ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? ये सारे 3 क्राइटेरिया थे प्लांट की एसेंशियबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये जो था ये क्राइटेरिया किसकी वजह से मिला था, हमने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, उनकी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। किसके बेस पे? क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेस पे हमने प्लांट्स को एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था। पहला था दैट इज़ अ मैक्रो, दूसरा था माइक्रो। नाम से पता चल रहा है मैक्रो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में मिलता है। कितना लार्ज अमाउंट? एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमें CO2 और वाटर से मिले थे। बाकी सारे जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कहाँ से? सॉइल से, एज अ मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो मीन्स छोटे, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं दैट्स दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। इसमें हमें देखने को मिलता है दैट इज़ आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोबिलिडम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये सारे याद होने चाहिए एलिमेंट्स के नाम। इनके अलावा इन एडिशन टू दीज 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ऊपर हम कितने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं? टोटल 17 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इन 17 एलिमेंट्स के अलावा भी और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए।
उनको क्या बोलते हैं, दैट आर बेनिफिशियल। तो वो कौन से होते हैं, दैट इज सोडियम, कोबाल्ट एंड सेलिनियम। इसका निमोनिक हो जाएगा दैट इज अ नासिकोके, नासिको से, ना से हो गया दैट इज अ सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, ये जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको हमने इनके फंक्शन के बेसिस में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला जो था एसेंशियल एलिमेंट वो बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट में मिलता है, हैंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स में मिलते हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स। दूसरे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी रिलेटेड होते हैं और प्लांट्स में मिलते हैं, लाइक मैग्नीशियम मिलता है हमें कहाँ, क्लोरोफिल में, और फोस्फोरस मिलता है हमें एटीपी में। अगर हम बहुत सारे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और एक्टिवेट भी करते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है किसमें, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज में, दैट इज़ अ रुबिस्को में, और फोस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में। यहाँ पे भी ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है और ये दोनों के दोनों कहाँ यूज़ होते हैं, दैट इन अ फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में ये एंजाइम यूज़ होते हैं। अगर हम जिंक की बात करें तो ये भी एक्टिवेटर की तरह काम करता है कहाँ पर, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में। और जो हमारा मोबिलिडम होता है नाइट्रोजिनेज का, वो क्या करता है ड्यूरिंग ये क्या करता है, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो मोबिलिडम के साथ क्या शो करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म शो करता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक पोटेशियम का काम होता है ये ओपनिंग और क्लोजनिंग करता है किसकी, स्टोमेटा की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितना भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो सकता था माइक्रो मैक्रो के बेस पे, बेनिफिशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके अलावा जो ये 4 हमने पढ़े, पहला पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा पढ़ा एनर्जी रिलेटेड, थर्ड पढ़ा एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम, फोर्थ पढ़ा ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये इनके बेस पे हमारे सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो गए। अब इन एलिमेंट्स के कुछ रोल्स भी तो होंगे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट देयर रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट होता है। अगर हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है दैट इज़ आर नाइट्रोजन। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होता है जो कि रिक्वायर होता है, ये मेनली एब्जॉर्ब्ड होता है मेनली एज NO3-, दो सम आर आल्सो टेकन अप एज अ NO2- और सम आर आल्सो टेकन एज अ NH4+। नाइट्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बॉडी के प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, मैरिस्मेटिक टिश्यू में और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। नाइट्रोजन जो है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स और हार्मोन्स में का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आर फोस्फोरस। जो फोस्फोरस है वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉइल से मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फोस्फेट आयन। तो दीज आर द फोस्फेट आयन। ये जो फोस्फोरस है ये कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, बहुत सारे प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में और फोस्फोराइलेशन रिएक्शन में भी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ अ पोटेशियम। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पोटेशियम का एक रोल दैट इज़ अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। तो ये जो है ये पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है लाइक अ K+। इन प्लांट्स में जो देखने को मिलता है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं कहाँ पे, मैरिस्मेटिक टिश्यू में। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन भी मिलता है, बर्ड्स में, लीव्स में और रूट टिप्स में भी। पोटेशियम जो होता है वो आयन कटायन बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकता है स्टोमेटा का, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज़ आर कैल्शियम।
कैल्शियम जो होता है वो Ca2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो जो कैल्शियम होता है वो प्लांट्स में कैसे एब्जॉर्ब होता है? विद द हेल्प ऑफ Ca2+ की फॉर्म में। ये जो कैल्शियम होता है ये कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है? दैट इज कैल्शियम आर रिक्वायर्ड इन मेरिस्मेटिक और डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज में देखने को मिलता है, सेल डिवीजन देखने को मिलता है, सेल वॉल की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा जो कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है मिडल लैमिना में, वहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करने में कैल्शियम देखने को मिलता है और यह ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो डाइवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज Mg2+। ये एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस को करता है और डीएनए की सिंथेसिस में भी काम आता है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज आर सल्फर। जो सल्फर होता है इट इज़ ऑब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, दैट इज SO4 2-। जो सल्फर होता है वो 2 अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, लाइक सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो बहुत सारे सेवरल कोएंजाइम होते हैं, लाइक विटामिन, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। अगर हम आयरन की बात करें तो जो प्लांट होते हैं वो आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं? दैट इज़ अ फेरिक आयन, जिसे हम Fe3+ कहते हैं। इट इज़ रिक्वायर द लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो है आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से। ये जो है प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट में देखने को मिलता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब होता है लाइक फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स में, ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2 से Fe3+ में ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में। ये एंजाइम जो आयरन जो है दैट कैटलाइज एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करता है और फॉर्मेशन करता है किसकी? क्लोरोफिल की। ठीक है। नेक्स्ट इज आर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हो चुका है। तो ये मैग्नीशियस आयन की फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, दैट इज इन Mn2+। ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द, ये वाटर की स्प्लिटिंग करने में काम आता है। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग कौन करता है? दैट इज अ मैग्नीज, जिसमें ये वाटर की जब स्प्लिटिंग करता है तो ऑक्सीजन को लिबरेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम जिंक की बात करें तो हमारा जो जिंक है दैट इज ऑब्टेन्ड, ये कौन सी फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है? दैट इज Zn2+ आयन की फॉर्म में, और ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, स्पेशली कार्बोक्सिलेज को, और ये ऑक्सिन की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। ये ऑक्सिन के बारे में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज़ अ प्लांट के हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा। अगर हम कॉपर की बात करें तो ये क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, लाइक CO2+ की फॉर्म में। ये मेटाबॉलिज्म करता है प्लांट्स का। आयरन की तरह ये भी बहुत सारे एंजाइम के साथ एसोसिएट होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, और ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज कर देता है CO+ को CO2+ में। अगर हम बोरोन की बात करें तो दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इन दिस फॉर्म BO3 3- BO4 B4O7 2-। बोरोन जो है वो अपटेक करता है और यूटिलाइजेशन करता है किसका? कैल्शियम आयन का। इसके अलावा मेम्ब्रेन की फंक्शन करता है, पॉलन जर्मिनेशन में काम आता है, सेल का इलोंगेट करने में काम आता है, सेल डिफ्रेंशिएशन में काम आता है, और कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट में काम आता है। बोरोन का ये जो फंक्शन है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सबको पता होना, सारे पता होने चाहिए, और सारे कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं ये भी पता होने चाहिए। अगर हम मोबिलिडम की बात करें तो जो मोबिलिडम है वो
मोबिडिलेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज MoO2 माइनस O2 प्लस, सॉरी। ये बहुत सारे सेवरल एंजाइम्स में देखने को मिलता है, स्पेशली नाइट्रोजिनेज में देखने को मिलता है और नाइट्रेट रिडक्टेज में देखने को मिलता है, जो कि किस में पार्ट करते हैं, दैट दे आर पार्ट इन अ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की फॉर्म में क्लोरीन एब्जॉर्ब होता है, जिसमें Na+ और K+ मिलता है। और इस क्लोरीन का काम क्या होता है, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है और आयन कटायन के बैलेंस को करता है, और बैलेंस करता है आयन कटायन का बैलेंस कहाँ, सेल में। इसके अलावा ये वाटर स्प्लिटिंग में काम आता है और फोटोसिंथेसिस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन लीड्स टू अ ऑक्सीजन इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे यहाँ पे दोनों प्रेजेंट थे, उन सब के सारे रोल्स बता दिए, ये कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये सारा बता दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनसे क्या क्या डेफिशिएंसी होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब इसमें हमें डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। तो लेट्स बिगिन। Whenever the supply of essential elements become limited, जब एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई को हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है, हमने रोक दी, तो प्लांट ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिटार्ड, मतलब प्लांट ग्रोथ जो है वो नहीं होगी अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई को लिमिट कर देते हैं, रोक देते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, ऐसे कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट की कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ गेट रिटार्डेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब एसेंशियल एलिमेंट की कितनी कंसंट्रेशन है जिसके बाद, ठीक है, जिससे पहले प्लांट ग्रोथ हमारा रिटार्ड हो जाए, वो कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट की बिलो विच, जिससे पहले हमारे प्लांट ग्रोथ की जो है वो रिटार्ड होने लगे, अपनी प्लांट ग्रोथ ना कर पाए अच्छे से, तो उसे हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। द एलिमेंट इज सेड टू बी अ डेफिशिएंट विद व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो ऐसा एलिमेंट उसे हम डेफिशिएंट कहेंगे अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम प्रेजेंट है। पहला पता चलिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो होता है कि मतलब उतनी तो एसेंशियल एलिमेंट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। इस अमाउंट में तो हमें एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, इसी अमाउंट में हमें एलिमेंट चाहिए। तो जिस अमाउंट में हमें चाहिए होता है उसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे अगर गया तो जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। और अगर उसी कम ग्रोथ, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम में प्रेजेंट है एलिमेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट एलिमेंट शुड बी अ डेफिशिएंट। वो एलिमेंट को क्या होगा, दैट एलिमेंट सेड टू बी अ डेफिशिएंट, ठीक है। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट्स, तो हर एलिमेंट का एक और एक से ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है प्लांट्स में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर कोई भी प्लांट शो अ सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी सिंगल पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता प्लांट में, तो जो प्लांट है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करने लगेगा। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर द इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स डेफिशिएंसी एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो जब हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हमें पता चलेगा ये कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है, और इसी को हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। तो हर डेफिशिएंसी सिस्टम जो है वो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द एलिमेंट। और ये अगर डेफिशिएंसी सिम्टम दिख रहे हैं तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम रिमूव्ड भी हो जाते हैं अगर उसी एलिमेंट को हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी शो हो रही है। यहाँ तक क्लियर है।
However, if the deprivation continues, it may eventually leads to the death of the plant. और अगर ऐसा होता है कि वो एलिमेंट जो है वो डिप्राइव्ड रहता है, मतलब मिलता ही नहीं है प्लांट को, अगर उसकी कमी है, उसकी कमी हो रही है, और हो रही है, और हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि फाइनली इवेंचुअली जो है वो प्लांट की क्या होने लगती है, डेथ होने लगती है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट. ठीक है, ये जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस पे शो करते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट की मोबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मोबाइल होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इमोबाइल होते हैं. तो एलिमेंट की डेफिशिएंसी प्लांट की मोबिलिटी पे भी, एलिमेंट्स की मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है. For elements that are actively mobilized within a plants and exported to a young developing tissue, तो the deficiency symptoms tends to be appear in the older tissue. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली मोबिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, मोबाइल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए. ठीक है, कहाँ चले गए, ओल्डर से यंग पार्ट में चले गए. तो जो वहाँ पे डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो वो पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ओल्डर टिश्यू में देखने को मिलेगी. कहाँ देखने को मिलेगी, ओल्डर टिश्यू में देखने को मिलेगी. यहाँ लिखते हैं दैट इज, अगर कोई मोबाइल एलिमेंट है तो उसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट कहाँ देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सीन इन, कहाँ देखने को मिलेंगे, इन ओल्ड लीव्स. ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि जो मोबाइल एलिमेंट था तो वो मोबाइल एलिमेंट ओल्ड से न्यू में चला गया, तो ओल्ड में उसकी डेफिशिएंसी होगी ना. तो पहला जो मोबाइल एलिमेंट है उसकी डेफिशिएंसी पहले बार हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम का, तो ये सारा पहला कहाँ देखने को मिलेगा, सेनेसेंट लीव्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की, तो ये पहले कहाँ देखने को मिलेगी, दैट इज़ विजिबल इन फर्स्ट इन सेनेसेंट लीव्स. ठीक है, और वहीं पर इन द ओल्डर लीव्स ये बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू अ यंगर पार्ट. ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिस्टम टेंड्स टू बी अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू when the elements are relatively immobile. ठीक है, तो यंग अगर हम यंग प्लांट की बात करते हैं, अगर हम इमोबाइल एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स जो मूव नहीं कर पाते, इमोबाइल एलिमेंट्स, वही चीज़ लिखी हुई है इमोबाइल. तो उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी कहाँ देखने को मिलेगी, फर्स्ट सीन इन यंग टिश्यू, पहले कहाँ देखने को मिलेगी, यंग टिश्यू में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया है. जो कैल्शियम होता है इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल. ठीक है, तो कैल्शियम इज़ अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल, हैंस इट इज़ नॉट रिलीज्ड. द एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. तो ये जो मिनरल न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट है इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में. The kind of deficiencies shown in plants include chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of a cell division. अगर हम
क्लोरोसिस की बात करें तो क्लोरोलिसिस क्या होता है, दैट इज़ अ क्लोरोफिल लॉस होने लगता है, लीफ से क्लोरोफिल जाने लगेगा, तो लीव्स क्या होंगी, येलो होने लगेंगी, उसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सिम्टम है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जब हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट इज़ अ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोबिलिडम। अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, दैट इज़ उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं, जिसमें हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, जो लीव्स हैं वो येलो होने लगेंगी। अगर उसी जगह पे हम नेक्रोसिस की बात करें, मतलब टिश्यू की डेथ हो जाना, टिश्यू की डेथ हो जाना क्या होता है, दैट इज़ अ नेक्रोसिस। अगर टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से, अगर टिश्यू की डेथ हो रही है तो ये किसकी वजह से हो रही होगी, तो कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से हो सकती है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, इन सब की वजह से टिश्यू की डेथ हो सकती है। अगर हम बात करें सेल डिवीज़न के इनहिबिशन की, अगर सेल डिवीज़न जो है वो नहीं हो पा रहा है, इनहिबिट हो रहा है, सेल डिवीज़न नहीं हो पा रहा है, तो वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, लाइक नाइट्रोजन अगर नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा और मोबिलिडम नहीं होगा, तो इनकी वजह से सेल डिवीज़न का इनहिबिशन होने लगेगा। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है प्लांट में, ठीक है, प्लांट में क्या हो रही है, फ्लावरिंग डिले हो रही है, बहुत डिले हो रही है, हो नहीं रही है, तो ये कौन से एलिमेंट्स की वजह से होगी, दैट इज़ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोबिलिडम की वजह से होगी। तो यहाँ तक क्लियर है। इन सब का हम एक निमोनिक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एक सेम एलिमेंट्स हैं, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा जब हम इन्हें याद करेंगे, क्योंकि ये सारा याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, क्लोरोसिस की वजह से कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सारा हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम निमोनिक देख लेते हैं। तो मुझे इसकी ट्रिक तो नहीं पता क्लोरोसिस की, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मेरे को नहीं आया समझ में, लेकिन मैं इनका बता देती हूँ। अगर हम नेक्रोसिस की बात करते हैं, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेक्रोसिस, तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई थी जब मैं याद करती थी नेक्रोसिस के बारे में, तो दैट इज़ अ का कू के मग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेल डिवीज़न की इनहिबिशन की बात करते हैं, इनहिबिट की बात करते हैं, तो यहाँ हमने बनाई थी दैट इज़ अ मॉन्क्स। दैट इज़ अ मोबिलिडम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। ठीक है, अगर डिले फ्लावरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ मंथ्स रह जाएगा। अगर ऐसे देख लो ना, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है किसी प्लांट में, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होगा कि हम उस प्लांट के पास जाएं। ठीक है, तो मंथ्स, मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन जब इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो कोई ना कोई हमें सोचना पड़ता है ट्रिक, क्योंकि ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारों को याद हो जाता है, मुझे भी याद हो जाता है, और आप में से भी बहुत सारे होंगे जिन्हें अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन जिनको याद नहीं होता ये उनके लिए, क्योंकि याद करना भी एक अपने आप में टेक्निक है, और अगर ये निमोनिक बना रहे हो तो ये भी अपने आप में एक टेक्निक है। ठीक है, तो दैट इज़ अ मोबिलिडम, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिस्टम। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से, अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, डेफिशिएंट है, तो उससे मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर सेम सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, मे बी कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। तो बहुत सारे अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो उनकी वजह से भी सिर्फ एक डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आया। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी की बात, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन अ लो अमाउंट। हमेशा हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमेशा हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, कभी भी हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, हमेशा हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और अगर वो मॉडरेट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो डिक्रीज कर देते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स को, और अगर मॉडरेट में प्रेजेंट होते हैं तो इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो देयर इज़ अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम, तो वो एक नैरो रेंज होती है कंसंट्रेशन की जहाँ पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट दे आर ऑप्टिमम। Any material ion concentration in tissue that reduces the dry weight of a tissue by about 10% is considered as a toxic। ठीक है, कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन, अगर किसी भी टिश्यू में मिनरल आयन की कंसंट्रेशन ड्राई वेट से रिड्यूस होके 10% रह गई है तो उसको हम टॉक्सिक कहेंगे। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने, क्योंकि टॉक्सिसिटी का लेवल फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट प्लांट, क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटी का जो लेवल होता है वो हर एलिमेंट का अलग अलग प्लांट में कुछ अलग अलग देखने को मिलता है। मैनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट्स में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को ज़्यादा ले लेते हैं तो वो दूसरे एलिमेंट को अपटेक करने में इनहिबिट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैग्नीज़ की बात करें तो अगर मैग्नीज़ की टॉक्सिसिटी हुई है जिसकी वजह से क्या होगा, अपीयरेंस होने लगेगी ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। ठीक है, ब्राउन स्पॉट दिखने लगेंगे जो कि क्लोरेटिक वेन से सराउंड हो रखे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ये जो मैग्नीज़ होता है ये आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक को compete करता है। ठीक है, आयरन मैग्नीशियम के अपटेक को कौन compete करता है, दैट इज़ अ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो इनहिबिट कर देगा, आल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन अ शूट एपेक्स। तो और ये जो शूट एपेक्स में मैग्नीशियम क्या कर देगा, मैग्नीज क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा कैल्शियम ट्रांसलोकेशन का, कहाँ पे, शूट एपेक्स पे। तो हमें क्या देखने को मिला, अगर हमारा मैग्नीज ज़्यादा हो जाता है तो वो डेफिशिएंसी किस किस की कर देगा, आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, तीनों की कर देगा। दस व्हाट अपीयर एज अ सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ हमें देखने को क्या मिला कि अगर हम मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसकी वजह से जो दूसरे एलिमेंट्स हैं लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दैट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। Much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in an isolated cells, tissues or organ. These studies reveal that the process of absorption can be demarcated into two phases. तो यहाँ से हमें पता चला ये जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला होता है इनिशियल और रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू अ फ्री स्पेस और अ आउटर स्पेस ऑफ अ सेल, जिसे हम ओपोप्लास्ट और पैसिव कहते हैं। ठीक है, पहला फेज क्या होता है जिसमें हम रैपिड इनटेक करते हैं सारे आयंस का जो भी फ्री स्पेस और आउटर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं सेल के, और उसे क्या बोलते हैं, दैट इज अ ओपोप्लास्ट एंड अ पैसिव। वेयर एज जो सेकेंड फेज होता है उसमें हम अपटेक करते हैं आयंस का और स्लोली स्लोली लेके जाते हैं इनर स्पेस में, इसे बोलते हैं दैट इज अ सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। ठीक है, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजली अकर थ्रू अ आयन चैनल। ये जो पैसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है आयंस का, कहाँ पे, एपोप्लास्ट में, ये कैसे चलेगा, आयन चैनल्स के थ्रू चलेगा। और किसके थ्रू चलेगा, दैट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू, जो कि क्या करता है, दैट फंक्शन एज अ सेलेक्टिव पोर, जो कि कैसे फंक्शन करता है, सेलेक्टिव पोर की तरह फंक्शन करता है।
ऑन द अदर हैंड द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ आयन फ्रॉम द सिम्प्लास्ट, अगर हम सिम्प्लास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एंट्री हो रही है आयंस की या एग्जिट हो रही है आयन की, तो उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या होता है, दैट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस है इसे हम यूजली क्या कहेंगे, दैट इज़ अ फ्लक्स। जहाँ पे द इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी सेल्स के अंदर तो उसे कहेंगे इनफ्लक्स, अगर आउटवर्ड मूवमेंट देखने को बोलेंगे तो उसे बोलेंगे ई फ्लक्स। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन करना है तो हमने मिनरल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि उनका जो ट्रांसलोकेशन है जाइलम के थ्रू होता है, ये हमने सारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा है। अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो कि पुल्ड अप होता है थ्रू द प्लांट बाय अ ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, वाटर की स्ट्रीम में क्या होती है, पुलिंग होती है। सबसे ज़्यादा हमने पुलिंग देखी थी, जो पुशिंग थी वो रूट प्रेशर में देखने को मिलती है, वो भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए, दैट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट हाइट के लिए। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप का जब हम एनालिसिस करते हैं, जो जाइलम का जो ये सैप होता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम का जो घोल प्रेजेंट होता है, उसमें हमें अलग अलग तरीके के मिनरल सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ अ मिनरल एलिमेंट्स आल्सो सब्सटीनिएट द व्यू दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ जाइलम। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या पता चलता है, जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ जाइलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अ सॉइल। तो जो सॉइल होता है वो रिजर्वायर की तरह होता है, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स का रिजर्वायर कौन होता है, दैट इज अ सॉइल। सॉइल इज अ रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। Majority of the nutrients that are essential for growth and development of plants became available to the roots due to weathering and breakdown of rocks। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है जो जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो सारे रूट्स में अवेलेबल होते हैं। किसकी वजह से, वेदरिंग और रॉक्स के ब्रेकडाउन की वजह से। द प्रोसेस दैट एनरिच द सॉइल विद डिजॉल्व आयरन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये जो प्रोसेस होते हैं ये सॉइल को एनरिच करते हैं, जिसमें डिजॉल्व आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। सिंस दे आर ड्राइव फ्रॉम अ रॉक मिनरल्स, और ये कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, दैट दे आर ड्राइव फ्रॉम रॉक मिनरल्स। देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज आल्सो रेफर्ड एज अ मिनरल न्यूट्रिशन, और इनका रोल जो प्लांट के न्यूट्रिशन में काम आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मिनरल न्यूट्रिशन। तो जो सॉइल होती है वो सिर्फ मिनरल्स को ही सप्लाई नहीं करती है, बट आल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स भी होते हैं जो वाटर को होल्ड करते हैं, उनको भी एयर सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट। और ये जो सॉइल होती है मैट्रिक्स की तरह भी करती है, जो स्टेबलाइज करती है प्लांट को। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी अगर सॉइल में हो जाती है तो वो क्रॉप यील्ड को इफेक्ट करती है, जिसकी सप्लाई के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से, लाइक NPKs, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दैट दे आर अ कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आर अप्लाइड एज पर नीडेड, और जैसी ज़रूरत होती है उनके हिसाब से इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है, अमाइनो एसिड्स में मिलता है, प्रोटीन्स में, हार्मोन्स में, क्लोरोफिल में, और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स में भी मिलता है। प्लांट्स कंप्लीट विद माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज़ अवेलेबल इन द सॉइल। तो प्लांट्स किससे compete करते हैं, माइक्रोब्स के साथ, ताकि वो एक लिमिटेड नाइट्रोजन ले सके, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। Thus the nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल एज वेल एज एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। नाइट्रोजन जो है
इसके पास 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जॉइंड बाय अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम ये बोलते हैं, ठीक है, दैट इज अ नाइट्रोजन एंड इनकी ये जो आपस में लिंक होते हैं दैट इज लिंक बाय अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, जब हम नाइट्रोजन का कन्वर्जन करते हैं अमोनिया में तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन? दैट व्हेन वी कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू अ अमोनिया, नाइट्रोजन से जब अमोनिया कन्वर्ट होता है तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस डायग्राम, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हमारा अमोनिया है। तो ये जो अमोनिया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, पहले ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो अमोनिया है ये नाइट्राइट में होता है, देन नाइट्रेट में होता है। इसके बाद नाइट्रेट से अगर ये दोबारा नाइट्रोजन में चला जाता है दैट दिस इज अ नाइट्रेट, और ये जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज अ नाइट्राइट। तो ये नाइट्रेट से अगर दोबारा नाइट्रोजन में चला गया तो उसे हम डीनाइट्रीफिकेशन कहेंगे, दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो दैट इज अ डीनाइट्रीफिकेशन। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसमें नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन का कन्वर्जन। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस नाइट्रेट को प्लांट के बायोमास ने ले लिया, अपटेक करा, और उन प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया। इसके बाद उन एनिमल्स का जब डिकेइंग होगा, डिकेइंग बायोमास होगा, तो उस डिके से दोबारा अमोनिया बन जाएगा, उसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है ये टेबल? आगे हम बढ़ते हैं। इन नेचर lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxide। तो नेचर में लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन ये प्रोवाइड करती हैं कि वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं किस में, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन की इन ऑक्साइड्स में, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंबशन की बात करें, अगर कंबशन हो रहा है, फॉरेस्ट में फायर हो रही है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, तो दे ऑल आर अ सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के कौन कौन से सोर्स हैं? दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड अ पावर जनरेटिंग स्टेशन। अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो जो अगर हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है अमोनिया में, तो उसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। जब वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो उसे अमोनिफिकेशन कहेंगे। और अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। तो सम ऑफ द अमोनिया वोलेटाइज एंड री एंटर्स द एटमोसफेयर, यहाँ से बहुत सारा अमोनिया एटमोसफेयर में दोबारा एंटर हो जाता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय अ बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला ये जो हमारा अमोनिया है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में पहले कन्वर्ट हुआ, ये दैट इज़ अ NO2 माइनस इज़ अ नाइट्राइट। तो नाइट्राइट से बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ अ नाइट्रेट। दिस इज़ अ नाइट्राइट, दिस इज़ अ नाइट्रेट, ठीक है। ये जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया यूज होंगे, दैट इज़ अ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। और अगर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट, जब लास्ट में वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होगा, दैट इज़ अ नाइट्रोबैक्टर। और इन स्टेप्स को क्या कहेंगे, दैट इज़ अ नाइट्रिफिकेशन। ये जो नाइट्रिफिंग बैक्टीरिया होते हैं दैट इज़ अ नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे कैसे होते हैं, दैट दे आर कीमोएटोट्रॉफ्स। ये जो नाइट्रेट फॉर्म्ड हुई है इन्हें प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है।
बाद में प्लांट्स ने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया और ये कहाँ चले गए, लीव्स में चले गए। लीव से इट इज़ रिड्यूसेस टू फॉर्म अ अमोनिया, लीव्स में क्या रिड्यूस हो जाएंगे, अमोनिया बना लेंगे, और इसके बाद फाइनली फॉर्म्स द अमीन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, बाद में अमीन ग्रुप बना लेंगे अमाइनो एसिड का। नाइट्रेट जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, दैट इज़ आल्सो रिड्यूस, ये जो नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन में बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। कौन से प्रोसेस से, डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है, दैट इज़ अ सूडोमोनास एंड थियोबैसिलस। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2। बहुत सारे ऐसे कम ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ओनली सर्टेन प्रोक्रियोटिक स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी प्रोक्रियोटिक स्पीशीज़ होती हैं जो फिक्स करती हैं इस फिक्सिंग नाइट्रोजन को। तो ये जो हमारा रिडक्शन हो जाता है नाइट्रोजन का अमोनिया में बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से नाइट्रोजन अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज़ अ नाइट्रोजिनेज, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो कैपेबल होता है कि वो नाइट्रोजन की रिडक्शन कर सके, कहाँ पे, प्रोक्रियोट्स में। तो ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, नाइट्रोजन को जो फिक्स कर सकते हैं वो माइक्रोब कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। अगर हम फ्री लिविंग की बात करें तो जो फ्री लिविंग एरोबिक होते हैं उन्हें हम एजोटोबैक्टर और बीजीरिंकिया कहते हैं, वाइल जो रोडोस्पाइरलम होता है दैट इज़ अ एनारोबिक, और बेसिलस जो होता है दैट इज़ अ फ्री लिविंग। इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, दैट इज़ अ एनाबीना एंड नॉस्टॉक, वो भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। अगर हम सिम्बायोटिन की बात करें तो सिम्बायोटेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम होता है जो कि लेग्यूम बैक्टीरिया का रिलेशनशिप शो करता है, जिसमें हमें राइजोबियम देखने को मिलता है जो कि किसके साथ रिलेशन शो करता है, रूट्स के साथ। किसकी रूट्स के साथ, लेग्यूम्स की रूट्स के साथ, सच एज अल्फा स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिसल, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो होती है रूट्स की वो क्या होती है, दैट इज़ अ नोड्यूल्स। अगर नोड्यूल्स जो होते हैं दैट इज़ अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ अ रूट्स। जब माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फ्रैंकिया माइक्रोब प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नोड्यूल शो करता है, किसमें, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। एग्जाम्पल अल्लस। बोथ राइबोजियम और राइबोजियम और फ्रैंकिया जो होते हैं दैट दे आर अ फ्री लिविंग इन सॉइल, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, लेकिन सिम्बायोटेंट की तरह एक्ट करते हैं एंड फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद जो ये रूट्स होती है किसी भी प्लांट की, वो एक ऑफ कॉमन पल्स की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग से पहले उसमें हमें एक स्फेरिकल आउटग्रोथ देखने को मिलती है रूट्स में, तो उनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अगर उन नोड्यूल्स को हम कट करते हैं तो जो उनका सेंट्रल पोर्शन होता है या तो वो रेड होता है या वो पिंक होता है। तो ये जो रेड और पिंक होता है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रीसेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, जिसे हम लेग हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इतने से पार्ट में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, तो इनको हम लिख लेते हैं। अगर हमारे फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग में दो कंडीशन हो सकती है, दैट इज एरोबिक, एरोबिक जो होते हैं, और दूसरी हो सकती है एनारोबिक, ठीक है। और तीसरी क्या हो सकती है, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया। तो एरोबिक में क्या एग्जाम्पल थे, दैट इज अ एजोटोबैक्टर
एंड स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके लिए रियली सॉरी, आप वहाँ से देख सकते हैं, बिजी रिंग किया। एनारोबिक की अगर हम बात करें, दैट इज़ अ रोडोस्पाइरलम एंड सेकेंड वन इज़ अ बेसिलस। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग अच्छे से लिख लेना। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो दैट इज़ अ नोस्टॉक और एनेबिना। ये हो गए हमारे फ्री लिविंग, ठीक है। अगर हम सिम्बायोटेंट की बात करते हैं, सिम्बायोटेंट्स की बात करते हैं, तो ये होते हैं हमारे दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं लेग्यूमिनस और दूसरे होते हैं हमारे दैट इज़ अ नॉन लेग्यूमिनस। दूसरे क्या होते हैं, दैट इज़ अ नॉन लेग्यूमिनस। तो अगर हम लेग्यूमिनस के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल होता है दैट इज़ अ राइजोबियम, जो कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमने पढ़ लिया था, दैट इज़ अ अल्फालाफा। और अगर नॉन लेग्यूमिनस की बात करें तो दैट इज़ अ फ्रैंकिया। ये कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज़ अ अल्नस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है इसमें बहुत सारे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं मल्टीपल इंटरेक्शन के साथ, जो कि राइजोबियम और जो होस्ट प्लांट होता है उसकी रूट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है नोड्यूल फॉर्मेशन, दैट इज राइजोबियम के साथ देखने को मिलती है, प्लांट की रूट्स के साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रखा होता है। तो चले देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, राइजोबियम मल्टीप्लाई करेगा और अपनी सराउंडिंग में क्लोनोलाइज करेगा, ठीक है, रूट्स के साथ, और अटैच हो जाएगा किसके साथ, एपिडर्मल के साथ और रूट हेयर सेल्स के साथ। इसके बाद ये जो रूट हेयर है ये कर्ल होने लगेंगे। ठीक है, जब ये कर्ल होंगे तो जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड हो जाएगा रूट हेयर में। इसके बाद ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है दैट इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है जो कि प्रोड्यूस हुआ है वो बैक्टीरिया को कैरी करेगा और कहाँ ले जाएगा, रूट में लेके जाएगा, कहाँ पर, कॉर्टेक्स में। वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन, जहाँ पर उन्हें नोड्यूल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी कॉर्टेक्स में, रूट की कॉर्टेक्स में। देन द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड। इसके बाद इस बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया जाएगा थ्रेड से इनटू द सेल, सेल में जाके रिलीज कर दिया जाएगा, जहाँ पे जाके डिफ्रेंसिएशन होगा स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल का। ये जो नोड्यूल्स फॉर्म्ड हो गए हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे एक डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन होस्ट के साथ, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा। ये पूरी साइकिल हो गई। ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये सारे नेसेसरी होते हैं बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड हीमोग्लोबिन। ये जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है ये इसमें क्या होता है, दैट इज अ मोबिलिडम आयरन प्रोटीन जो कैटलाइज करता है और कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया क्या है, दैट इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सारा वही नोड्यूल फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे हमने देखा जो नाइट्रोजन होता है जब वो एक नाइट्रोजन दो अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ 16 एटीपी। तो अगर हमें एक अमोनिया चाहिए तो क्या होगा, कितने एटीपी फॉर्म्ड होंगे, दैट इज अ 8 एटीपी। एक नाइट्रोजन जब कन्वर्ट होता है दो अमोनिया में तो उसमें 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हमारे एंजाइम होते हैं दैट इज अ नाइट्रोजिनेज, जो एंजाइम होता है दैट इज अ नाइट्रोजिनेज, वो हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। तो इट्स रिक्वायर अ एनारोबिक कंडीशन। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, एनारोबिक कंडीशन। तो नोड्यूल के पास ये एडेप्टेशन होती है कि वो एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सके ऑक्सीजन से, क्योंकि वो ऑक्सीजन से बहुत डरता है। तो ये टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम, ये जो नोड्यूल्स होते हैं
उनके पास एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्रेजेंट होता है जिसे हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एरोबिक कंडीशन में रहते हैं अंडर अ फ्री लिविंग कंडीशन, ठीक है, बट ड्यूरिंग अ नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट, लेकिन जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें एनरोबिक बनना पड़ता है ताकि वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, यहाँ पे क्लियर हो गया? क्या यहाँ पे हुआ? दैट इज़ अ, जो नाइट्रोजन होता है वो 2 अमोनिया देता है। अगर हमें 1 अमोनिया चाहिए तो कितने एटीपी चाहिए होंगे? दैट इज़ अ 8 एटीपी, वही लाइन लिखी है, क्योंकि 2 अमोनिया के लिए कितने चाहिए होते हैं? दैट इज़ अ 16 एटीपी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ अ 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस। 1 एटीपी के लिए कितने अमोनिया चाहिए होते हैं? दैट इज़ अ 8 एटीपी। 1 अमोनिया के लिए कितने एटीपी चाहिए होते हैं? दैट इज़ अ 8 एटीपी। फेट ऑफ अनोमिया क्या होता है? फेट ऑफ अनोमिया होता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो अमोनिया होता है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है और बना लेता है अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ अमोनियम आयन। वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एसिमिलेट कर देते हैं नाइट्रेट और अमोनियम आयंस को, क्योंकि ये जो होता है ये क्वाइट टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए एंड हेंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम। तो ये काफ़ी टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए, तो प्लांट इन्हें एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। तो लेट्स सी, ये जो हमारा अमोनियम आयन है ये कैसे सिंथेसाइज होता है अमाइनो एसिड्स में इन प्लांट्स में। तो इसके लिए हमें 2 मेथड्स देखने को मिलते हैं। पहला जो मेथड होता है दैट इज़ अ रिडक्टिव एमिनेशन। इन दिस प्रोसेस अमोनिया जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? दैट इज़ अ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अमोनिया जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अल्फा किसके साथ अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करता है? दैट इट रिएक्ट्स विद द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और किस में कन्वर्ट कर देता है अपने आप को? ग्लूटामिक एसिड में। इसके बाद और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में। और इसमें हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ये NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा ट्रांसएमिनेशन होता है इसमें अमोनिया ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है एक अमाइनो एसिड से कीटो ग्रुप की तरफ, जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो मेन अमाइनो एसिड होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है अमोनिया को कहाँ पे? दूसरे अमाइनो एसिड की तरफ थ्रू अ ट्रांसएमिनेशन। इसमें कौन सा एंजाइम यूज्ड होता है? दैट इज अ ट्रांसएमिनेज। ठीक है, ये देखो ये अमाइनो डोनर है, यहाँ से अमाइनो है, ये अमाइनो एक्सेप्टर है, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ अमोनिया आके लग जाएगा। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट अमाइड्स होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड दैट इज आस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामीन, ये फाउंड होते हैं प्लांट्स में और इन्हें हम स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं प्रोटीन्स का। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड, ये 2 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। कौन कौन से? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से। कौन? एस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामीन। बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच, द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाय अनदर अमोनिया रेडिकल। तो ये जो हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है इसको भी रिप्लेस कर देते हैं दूसरे अमोनिया रेडिकल के साथ। ये जो अमाइड्स होते हैं इनके पास मोर नाइट्रोजन होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइनो एसिड के पास। अमाइड्स के पास ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइनो एसिड्स के पास। इसके बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इन्हें हम अलग अलग पार्ट्स पे, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पे भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल। इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, ये जो नोड्यूल्स होते हैं सम प्लांट्स के, एग्जाम्पल सोयाबीन, वो एक्सपोर्ट करता है द फिक्स्ड नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिड्स। ठीक है, तो जो नोड्यूल्स होते हैं कई कई प्लांट्स में वहाँ पे हमें ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम देखने को मिलती है, जैसे सोयाबीन जो एक्सपोर्ट कर देता है फिक्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में? यूरिडीज की फॉर्म में। तो द कंपाउंड्स हैव अ पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू अ कार्बन रेशियो, तो इनके पास कार्बन नाइट्रोजन
उसका रेशो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन रेशो। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर एंड होता है विद अ ग्रेट बिग स्माइल फेस। यहाँ एंड हो रहा है ये चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको इन सब से रिवीजन करने में हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Thank you once again and have a nice day. Have a great day.